हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने एक दिन में 66 लाख परसेंट के रिटर्न्स दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक दिन में 66 लाख परसेंट के रिटर्न्स। सो दिस स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 3.5 रुपीज़ टू 2,36,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। मतलब ये प्राइस चेंज जो हुआ वो एक दिन की कहानी है पूरी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक एलसिड इन्वेस्टमेंट्स, ओके। एंड माइट भी आपने ये न्यूज़ सुनी हो, बट अगर आपने ये नहीं सुना है तो दिस माइट सीम वेरी अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग टू यू। ठीक है, कि एक दिन में इस स्टॉक ने इतना रिटर्न कैसे दे दिया। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी हैं विच वी शुड नो एज रिटेल इन्वेस्टर्स। सो उन सब चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कितनी रियलिस्टिक चांसेस थी कि आप अगर आपको ये पता होता पहले से तो आप इसमें प्रॉफिट बना पाते, या कितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि चलो ये तो इस स्टॉक की बात हो गई, इसमें जो होना था ऑलरेडी हो गया, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन अभी मार्केट में क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाईली अंडर वैल्यूड हैं और जिनमें ऐसा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। ओके, so all these things we will discuss in this video, so please watch the video till the end। एंड इसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैंने भी इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले इफ़ यू सी, मैं यहाँ पे screener.in पे हूँ और ये स्टॉक का नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट्स। ये आज का प्राइस है 5 नवंबर। ओके, एंड आप देख सकते हो इसमें 5% अप था ये। तो जब से ये स्टॉक का ये प्राइस डिस्कवर हुआ है तब से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। लास्ट 2-3 दिन से इसमें डेली अपर सर्किट लग रहा है। ओके, 5% अप मूव डेली इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो फर्स्ट आई विल कवर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है, इसका मार्केट कैप कितना है एंड इसकी जो पूरी कहानी है कि हाउ दिस स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम 3.5 रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़। तो लेट मी गिव यू ऑल द पॉइंट्स इन अ नटशेल। सो फर्स्ट थिंग कि इट इज़ अ NBFC कंपनी। ठीक है, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये एक NBFC कंपनी है एंड इसका जो मेजर रेवेन्यू है, सो बेसिकली इट्स अ होल्डिंग कंपनी, और ये क्या करती है कि अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो जो इसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इट कम्स फ्रॉम द इनकम एंड डिविडेंड दैट इट अर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स। सो इसका बिजनेस क्लियर कट है कि इट सिंपली मेक्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, राइट। सो बहुत सारी कंपनीज़ में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड उससे जो इनकम या डिविडेंड आता है, सो वो मेन इसका बिजनेस है। ओके, सो बेसिकली इट्स अ होल्डिंग कंपनी। सेकेंड थिंग, मार्केट कैप इसका आप देख सकते हो 5743 CR, ये इसका मार्केट कैप है। अब 75% होल्डिंग्स प्रोमोटर्स के पास है एंड बाकी 25% पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एंड 2.95% स्टेक जो है इसका एशियन पेंट्स में है। सो बेसिकली एशियन पेंट्स जो कंपनी है उसके जो प्रमोटर्स हैं वही प्रमोटर्स इसमें भी हैं एलसिड इन्वेस्टमेंट्स में। ओके, सो ये 2.95% स्टेक जो है इस कंपनी का एशियन पेंट्स में है एंड एशियन पेंट्स का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो 2.95% स्टेक का मतलब हो गया करीब 8,000 करोड़। तो इसका जो स्टेक एशियन पेंट्स में है वो 8,000 करोड़ के बराबर है। एंड डिस्पाइट दैट मार्केट कैप इसका बहुत कम है 5743 CR, एंड इसी वजह से ये बहुत ही अंडर वैल्यूड था। ओके, ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड था एंड वो हम आगे और डिस्कस करेंगे कि वाई इट वाज अंडर वैल्यूड एंड उसका फिर सॉल्यूशन क्या था। ओके, सो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या थी इसमें। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको पता था कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे अगर आप एक पैरामीटर देखो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आप समझ सकते हो कि किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू या किसी भी कंपनी या बिजनेस की फेयर वैल्यू क्या है, उसको हम डिनोट करते हैं बुक वैल्यू से। तो इसकी बुक वैल्यू अराउंड 5,84,225। ठीक है, एंड अभी भी ये स्टॉक बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली अगर आप कोई भी स्टॉक देखोगे तो उसका करंट प्राइस आपको हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा दिखेगा। ओके, जैसे हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक आप देख सकते हो। ओके, इसकी बुक वैल्यू कितनी है 255 एंड करंट प्राइस कितना है 835। ओके, तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल से भी ज़्यादा है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, इसकी बुक वैल्यू कितनी है 281 एंड इसका करंट प्राइस क्या है 3974।
तो 99% स्टॉक्स के केस में आप देखोगे कि उसका जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज़ मोर देन द बुक वैल्यू, ठीक है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अंडर वैल्यूड होते हैं, जैसे एलसीड इन्वेस्टमेंट, एंड उनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम होता है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ हाईली अंडर वैल्यूड, इसकी एक्चुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो एलसीड इन्वेस्टमेंट के केस में भी ये सेम था कि बुक वैल्यू इज़ वेरी हाई बट जो शेयर है वो बहुत कम, 3.5 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। तो जो इसके एग्जिस्टिंग स्टेक शेयर होल्डर्स थे उनको पता था कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड दे वर नॉट रेडी टू सेल, ठीक है। तो इस वजह से इसमें लिक्विडिटी नहीं थी, बिकॉज जो जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स हैं उनको पता है कि एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो वो 3.5 रुपये में क्यों बेचेंगे उसको, राइट। सो बहुत से लोग खरीदना तो चाहते थे, बायर्स थे, बट कोई इसको सेल नहीं करना चाहता था। तो जब सेलर्स ही नहीं होंगे तो ट्रेड कहाँ से होगा, ओके। दैट्स वाई इस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं थी, ओके। एंड अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो लास्ट 10 सालों में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 42 डेज़ ही इसमें ट्रेडिंग हुई है। आपको अगर आप बार्स काउंट करो तो मुश्किल से आपको 40 बार्स दिखेंगे, मतलब 40 दिन मुश्किल से इसमें ट्रेडिंग हुई है इन लास्ट 10 ईयर्स, ओके। एंड वो भी अगर आप देखो तो डेली इसमें अपर सर्किट लगता था। इसका मतलब अगर आप बाई करना चाहते तो भी आप नहीं कर सकते थे, ओके। सो अगेन दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि इसमें कितनी रियलिस्टिक चांस थी पैसा बनाने की। एंड इस स्टॉक की बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे भी, तो मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज़ मेंशन्ड कि उन्होंने इसमें बाइंग की थी या उनको प्रॉफिट हुआ है, ओके। एंड इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी लिखा है कि लास्ट 6 मंथ्स से वो ट्राई कर रहे थे कि इसको बाई करें एंड बट उनका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होता था, ओके। कई लोग जीटीटी ऑर्डर लगा के बैठते थे, जो ज़ेरोधा काइट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, जीटीटी ऑर्डर लगा के बैठते थे बट वो ट्रिगर ही नहीं होता था बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो मेजरली इसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा है, ओके। एंड जिस दिन ट्रेड हो भी रहा है तो उसमें अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग गया मतलब ट्रेडिंग बंद, तो आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो इसीलिए इसमें किसी ने भी एक्चुअल पैसा नहीं बनाया। पैसा किसने बनाया? जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बनाया, एंड कुछ गिने चुने रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने माइट भी बहुत पहले आईपीओ के टाइम लिया होगा एंड वो होल्ड कर रहे थे पिछले 12-13 सालों से, तो माइट भी उन्होंने पैसा बनाया हो, ओके। सो वेरी फ्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैव मेड मनी इन दिस स्टॉक, सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक था, बहुत मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी कि आपको अगर पता भी होता तो भी आप इसमें ये प्रॉफिट बना पाते, ओके। सो इफ़ यू सी द बार्स, इसमें अपर सर्किट लग रहा था 5%। अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे 3.46 था 28 नवंबर को, अगले दिन 29 नवंबर को 3.63, मतलब ये 5% ऊपर बंद हुआ, ओके। सो डेली इसमें अपर सर्किट लगता था एंड इनफैक्ट बहुत से दिन तो ट्रेडिंग ही नहीं होती थी। जैसे अगर आप देखो 27 जुलाई 21 को इसमें वॉल्यूम है 100 शेयर्स का वॉल्यूम, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट ट्रेडिंग कब हुई इसमें, 6 जून 22, मतलब 1 साल तक इसमें ट्रेडिंग ही नहीं हुई, ओके। सो प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ओके। उन्हें ये है कि स्टॉक ऊपर जाए तो हम इसको बेच के निकलें, जब वो स्टॉक बुक वैल्यू के करीब पहुँचे तो हम इसमें से बेच के इसमें से प्रॉफिट कमा लें। बट देयर वॉज नो लीगल वे टू एग्जिट दिस, ओके। बिकॉज क्या है कि 3.5 रुपये पे वो ट्रेड हो रहा था, ओके। एंड इवन अगर आप देखो कि ये अपर सर्किट लग रहा था 5%, बट उसमें भी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स अगर 5% का अपर सर्किट लगता है तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो हर दिन मैक्सिमम जो उसका अपर कैप आप बोल सकते हो वो था 5%, कि डेली आप प्राइस को अगर पंप भी कर रहे हो तो वो भी 5% ही कर सकते हो, ओके। सो जस्ट इमेजिन कि अगर 3.5 रुपये का स्टॉक है एंड उसको आप डेली 5% पंप कर सकते हो, तो उसको एक्चुअल वैल्यू जो उसकी बुक वैल्यू है वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन, ओके। सो दैट्स वाई देयर वाज नो प्रैक्टिकल वे टू फॉर दिस स्टॉक टू रीच दिस बुक वैल्यू, ओके। सो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम एंड दिस वॉज द रीज़न वाई देयर वॉज नो लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें सेलर्स ही नहीं थे। जिनके पास ये स्टॉक था वो इसको बेचना नहीं चाहते थे, ओके। सो क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स फिर गए बॉम्बे हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में वहाँ पे उन्होंने अपील की कि वी वांट सम सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर्स ने क्या किया, इसको डी लिस्ट करने की कोशिश की, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक
प्राइस दिया, ठीक है, वो हम कवर करेंगे डिटेल्स में। तो डीलिस्टिंग 2 बार करने की कोशिश की एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने एक प्राइस दिया, फेयर प्राइस, कि ये प्राइस है, इस पे आप हमें शेयर्स वापस बेच दो। सो बेसिकली इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स, कि प्रमोटर्स वापस वो शेयर खरीद लेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स से एंड देन फिर कंपनी को डीलिस्ट कर देंगे। बिकॉज सेबी का रूल है कि अगर आपकी कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्टेड है तो 25% आपको पब्लिक को देना है, 25% मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को देना है। ओके, सो दैट वाज वन थिंग। बट 2 बार डीलिस्टिंग के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस शेयर को वापस बेचने से मना कर दिया, बिकॉज जो वैल्यू प्रमोटर्स ऑफर कर रहे थे दैट वाज फार लेस देन द बुक वैल्यू। ओके, सो डीलिस्टिंग की कोशिश भी फेल हो गई। ओके, एंड नाउ द फाइनल सोल्यूशन वाज कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक तरह से आप समझ लो, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ये शेयर है, ओके, वो एक तरह से बोली लगाते हैं कि इस शेयर की, इस स्टॉक की एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म फॉर एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी ऑफ दैट शेयर। सो अभी 29 अक्टूबर को कॉल ऑक्शन हुआ एंड कॉल ऑक्शन में इसकी एक्चुअल प्राइस डिस्कवर हुई, दैट वाज 2,36,250। अगर आप यहाँ पे देखो इसके ग्राफ में, तो लास्ट ये ट्रेड हुआ था 21 जून, इसकी वैल्यू 3.5 थी। ओके, इसके बाद से कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ एंड यू सी 29 अक्टूबर को टोटल 241 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, ओके, कॉल ऑक्शन में, एंड द एक्चुअल प्राइस डिस्कवर्ड वाज दिस 2,36,250। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो कि डेली इसमें अपर सर्किट लग रहा है। ओके, एंड इवन अगर आप इस प्राइस पे भी बाई करना चाहो तो भी बाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 5% का अपर सर्किट इसमें डेली लग रहा है, तो आप इसमें बाई नहीं कर सकते अभी भी। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस ऑफ सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, ओके, जहाँ पे इतनी डिमांड है बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाई दिस। ओके, नाउ लेट्स कवर दीज सम ऑफ द की पॉइंट्स। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC कंपनी है, एंड इट हैज़ 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज, इसकी 2 सब्सिडरीज हैं। ओके, एंड जो इसके प्रमोटर्स हैं, कंपनी इज़ प्रमोटेड बाय द वकील फैमिली, एंड सेम यही प्रमोटर्स एशियन पेंट्स में भी हैं, इसीलिए इस कंपनी का अराउंड 2.95% स्टेक, सॉरी 2.95% स्टेक इज़ इन एशियन पेंट्स। ठीक है, अरविंद वकील, हेड ऑफ द फैमिली, वॉज वन ऑफ द 4 पार्टनर्स हु स्टार्टेड एशियन पेंट्स इन 1942। एंड जैसा मैंने आपको बताया, फेल्ड डीलिस्टिंग का जो क्रोनोलॉजी है, तो हुआ क्या कि 2013 में फर्स्ट टाइम प्रमोटर्स ऑफर्ड टू डीलिस्ट द कंपनी एंड बाई बैक माइनॉरिटीज 20% स्टेक फॉर दिस 11,455 पर शेयर। ठीक है, तो प्रमोटर्स ने बोला रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आपने लेट से 3.5 रुपये पे बाई किया था, हम आपको इतना देंगे पर शेयर, 11,455 हम इसकी वैल्यू लगाते हैं एंड इस प्राइस पे आप हमें वापस बेच दो। ठीक है, सो दिस सीम्ड वेरी लुक्रेटिव, राइट, कि जिसके पास 1000 शेयर्स भी हों तो ही कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे दे वर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, तो उन्हें पता था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो लाखों में है, तो हम 11,000 पे क्यों बेचेंगे। ओके, सो डीलिस्टिंग फेल्ड एज ओनली 16,500 शेयर्स आउट ऑफ 40,750 शेयर्स वर ऑफर्ड बाई माइनॉरिटी टू प्रमोटर्स एट दिस प्राइस। तो टोटल जितने शेयर्स, माइनॉरिटी मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे। ओके, तो जितने शेयर्स उनके पास थे 40,000 शेयर्स, उसमें से सिर्फ 16,500 शेयर्स इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑफर किए बेचने के लिए, बाकी शेयर्स एज इट इज़ पड़े हुए थे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ओके, सो डीलिस्टिंग तभी पॉसिबल थी जब सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो सब वापस शेयर्स को बेच देते, प्रमोटर्स उसको बाई बैक कर लेते एंड देन कंपनी को डीलिस्ट कर देते। ओके, तो इससे प्रमोटर्स को फ़ायदा हो जाता एंड इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को भी होता, बट दे न्यू कि इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको उस प्राइस पे बेचने से मना कर दिया। ओके, एंड ये 2013 की बात है। देन अगेन 28 मार्च 2022 द प्रमोटर्स ट्राइड डीलिस्टिंग अगेन एट 1,61,023 बट येट अगेन फेल्ड। ओके, सो अगेन 2022 में प्रमोटर्स ने बोला कि ठीक है, हम आपको 1,61,000 की वैल्यू दे रहे हैं एंड इस प्राइस पे आप हमें बेच दो। ठीक है, नाउ दिस वाज फार मोर लुक्रेटिव देन दिस प्राइस, बट स्टिल रिटेल इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू, सी एक्चुअल बुक वैल्यू, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ओके,
किसी भी कंपनी की एक बुक वैल्यू होती है या एक वैल्यूएशन होती है, तो उनको पता था कि इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ओके, एंड ये हमें कम वैल्यू दे रहे हैं. सो अगेन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने एग्री नहीं किया इस प्राइस पे बेचने को, एंड अगेन द डीलिस्टिंग फेल्ड, राइट. देन अगेन एक ओपन ऑफर आया, एंड ओपन ऑफर क्या था कि एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रमोटर्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 75% स्टेक, ठीक है. एंड जो प्रमोटर्स थे उस टाइम दे वर होल्डिंग 80% स्टेक, सो दे वर फोर्स्ड टू मेक एन ओपन ऑफर टू माइनॉरिटी. तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपको 4.75% स्टेक देंगे, ओके, 5,000 ईच, मतलब 5,000 पर शेयर, ओके, एंड द ऑफर वॉज फुली सब्सक्राइब्ड बाई माइनॉरिटी, ठीक है. तो ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया, एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो इंटरेस्टेड थे 5,000 पर शेयर में इसको बाई करने में, बिकॉज इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है. तो 5,000 में अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स कि दे आर गेटिंग एट अ वेरी गुड डिस्काउंट. बट उसमें अगेन एक प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम क्या थी वो समझने के लिए लेट्स गो थ्रू दिस आर्टिकल, ओके, विच सेज द बिजार केस ऑफ एलसेड इन्वेस्टमेंट्स, राइट. तो इसमें आई विल नॉट गो थ्रू डिटेल्स, बट इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम देख सकते हैं. सो यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ठीक है. कंपनी ट्राइज टू डीलिस्ट, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि ये फेल हो गया मार्च 2013 में, ओके. एक बार डीलिस्टिंग फेल हुई, एंड देन अगेन इन 2022, ओके, इट अगेन फेल्ड. बट उससे पहले मई 2013 आई गेस इट वॉज 2103 लिखा है, बट इट शुड बी 2013 आई गेस. तो in order to comply with SEBI order, company is forced to make an open offer. Company does an OFS, okay, of 4.75% or 9,500 shares at rupees 5,000 to the public. Stock then trades at 2 to 3 rupees. तो उस टाइम स्टॉक की वैल्यू थी 2 से 3 रुपए के बीच में, एंड कंपनी ने एक ऑफर दिया कि हम जो 4.75% जो शेयर्स हैं वो हम पब्लिक को देंगे, ओके. किस वैल्यू पे देंगे? 5,000 रुपीज़ पर शेयर, राइट. एंड दिस वॉज फुली सब्सक्राइब्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स. बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज दैट the investors were in for a rude shock. There are no way investors can exit legally with current stock price at 9 rupees, okay. So stock का करंट प्राइस क्या था? 9 रुपये, ओके, एंड 9 रुपये पे कोई भी क्यों एग्जिट करेगा, राइट. तो एक्चुअल वैल्यू जो ऑफर कर रहे हैं 5,000 है, बट स्टॉक की एक्चुअल प्राइस जो है वो 9 रुपीज़ है. एंड एज आई टोल्ड कि इसको अगर पंप करके अगर ऊपर भी ले जाना चाहें तो 5% का अपर सर्किट होता है, उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है. So that was the limitation कि there was no way the investors can exit legally with current stock price at 9 rupees, right? Then investors have reached out to SEBI for enabling a one-time price discovery of the stock through a one-time call option mechanism. तो ये बहुत पहले से SEBI को प्रपोज किया गया था कि एक कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे इसकी एक्चुअल प्राइस डिस्कवर हो और फिर उस प्राइस पे हम इसको लिस्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड आर्टिकल 2020, ओके. इसका मतलब उस टाइम से ये कॉल ऑप्शन की डिमांड हो रही थी बाय द इन्वेस्टर्स, राइट. सो या देयर आर नो वेज इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट लीगली विद करेंट स्टॉक प्राइस एट 9 रुपीज़. इन्वेस्टर्स हैव रीच्ड आउट टू सेबी फॉर वन टाइम डिस्कवरी ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ स्टॉक थ्रू वन टाइम कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म, ओके. तो अभी जाके 29 अक्टूबर को ये कॉल ऑप्शन हुआ, एंड इसमें इसकी एक्चुअल वैल्यू डिस्कवर की गई. दैट वॉज 2,36,000 ये वैल्यू, ओके. सो टोटल 241 शेयर्स उस दिन ट्रेड हुए, एंड दिस 2.36 लाख दिस वाज द एक्चुअल प्राइस डिस्कवर, ठीक है. बट क्या ये इसकी फेयर वैल्यू है? सो द आंसर इज़ नो. अभी भी ये काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट इसमें लग रहा है डेली. एंड देयर विल कम अ टाइम कि जब बुक वैल्यू और करेंट मार्केट प्राइस विल बी इन सिंक, ठीक है. तो जब भी करेंट मार्केट प्राइस कम होगा बुक वैल्यू से, सो इट मीन्स इट इज़ हाईली अंडर वैल्यूड. एंड वो जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक देयर विल बी वेरी हाई वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक, ओके. सो मार्केट कैप इसका 5743 CR, ओके. करंट प्राइस इज दिस विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बुक वैल्यू, ओके. एंड इसका हमने चार्ट देख लिया. सो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड केस कि पिछले 10 साल में सिर्फ 40 दिन ही इसको ये ट्रेड हुआ है, एंड दैट टू हर दिन इसमें एक अपर सर्किट लगा है. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बाई दिस स्टॉक, ओके.
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स। तो देर आर मेनी एडवांटेजेस की कंपनी इज डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.49 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब ये बुक वैल्यू से हाफ प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। ओके, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.3% CAGR ओवर लास्ट 5 years, and sales growth is 27.3% of last 10 years. So it's a very good company, but the sad thing was that कि ये जो सेबी के रूल्स हैं इस वजह से the investors were also stuck, and sometimes क्या होता है कि you know कि this is the fair price of the stock, but वहाँ तक ले जाना उसको बहुत मुश्किल होता है। Okay, so again the main question comes कि can you make such type of returns? सो आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू कैन मेक सच टाइप ऑफ रिटर्न्स। अगर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अभी आपको एक टाइम मशीन मिले एंड आप पास्ट में जाके इसको बाई कर सकते हो, तो स्टिल दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि इसमें लिक्विडिटी नहीं थी, और सेकेंड थिंग कि जो भी ट्रेड हुआ उसमें अपर सर्किट लग रहा था, तो आप बाई कैसे करोगे? ओके, सो इट्स वेरी अनरियलिस्टिक दैट यू कैन मेक सच टाइप ऑफ मनी फ्रॉम दीज स्टॉक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रमोटर्स ही पैसा बनाते हैं, या जो बहुत लकी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ले लिया मे बी IPO के टाइम, वो माइट भी उन्होंने पैसा बनाया हो। ओके, बट वो भी आप इमेजिन कर सकते हो कि दे वर होल्डिंग सिंस 2011। ओके, एंड वो स्टॉक प्राइस मूव ही नहीं हो रहा था, तो आफ्टर 13 years दे गॉट दिस एक्चुअल वैल्यू, एंड उतने पेशेंस के बाद उन्हें ये रिटर्न मिला है। ओके, this was the story of this LCD Investments, and the next thing is कि क्या अभी मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में इस तरह का रिटर्न्स दे सकते हैं? तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम है। ओके, सो ये चीज़ हमें इससे समझ में आ गई कि अगर करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो सूनर और लेटर इट इज़ गोइंग टू कैच अप। ठीक है, तो let me cover this article first. Why LCD investment now cost twice as much as MRF share price? And ये अभी सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक हो गया। ठीक है, अभी तक MRF जो है वो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक था। आई थिंक MRF की प्राइस 1 लाख समथिंग है, एंड सडनली ओवरनाइट एक ₹3.5 का स्टॉक बिकम्स द कॉस्टलीस्ट स्टॉक, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक, बीटिंग MRF। ठीक है, so LCD Investment has captured attention this week after its share price skyrocketed from just 3.5 to an astonishing 236,250 in a single day. This meteoric rise means that LCD Investment now costs twice as much as share of MRF. Okay, why LCD Investment now costs twice as much as MRF's share price? So यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि ड्रामेटिक सर्ज वाज पार्ट ऑफ अ प्राइस डिस्कवरी सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वही कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म जो हमने अभी डिस्कस किया। LCD's value had been dormant at just 3.5 rupees per share despite having a hefty book value of this much. The wide gap between the trading price and the book value made existing shareholders hold on to their shares. Okay. SEBI recently ordered exchanges to conduct a special call auction session to align the prices of such holding companies with their actual market value. The result was an unprecedented single-day gain of 67 lakh%, making the highest single-day jump recorded. So 3.5 rupees से 2,36,000, मतलब 67 lakh% का इसमें गेन देखने को मिला। Despite LCD Investment's soaring price, experts advise investors to differentiate between share price and intrinsic value. While a high share price is attention-grabbing, it doesn't necessarily reflect a stock's true worth. Okay? फिर इसके कुछ डिविडेंड के बारे में है कि 25 रुपीज़ पर शेयर इसने डिविडेंड दिया है। ओके, सो डिविडेंड यील्ड जो था इसका 708% था, बिकॉज स्टॉक का जो प्राइस था वो 2 से 3 रुपये था, राइट? बट ये डिविडेंड कितना देता था? 25 रुपीज़ पर शेयर देता था, विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड यील्ड। दिस यील्ड वॉज प्रीवियसली बूस्टेड बाई LCD's low trading price, making it one of the highest in the industry. However, following the new price discovery and surge, the dividend yield is expected to fall as the share price is now aligned closer to its actual value. Okay, and now coming to the main question कि आज के टाइम में कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर हमें पता लग जाएं which can be next LCD investment, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपको इतना प्रॉफिट मिले कि यू कैन मेक लाइक दिस क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टिल इफ़ यू कैन फाइंड सच स्टॉक्स जहाँ पे करंट प्राइस
इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, तो आपको पता है कि ये हाईली अंडर वैल्यूड है एंड इसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अच्छी है, अगर उसका बिजनेस सॉलिड है, तो द प्राइस इज गोइंग टू कैच अप टू द बुक वैल्यू, ठीक है। सो अगेन देर इज़ एन आर्टिकल एंड यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, मेरी इसमें कोई किसी भी स्टॉक में कोई होल्डिंग नहीं है, ओके। सो आई एम जस्ट कवरिंग दिस आर्टिकल जहाँ पे उन्होंने दे हैव गिवन 5 इन्वेस्टमेंट्स विद हाई बुक वैल्यूज, जहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से अभी कम है, ओके। सो इट सेज LSED इन्वेस्टमेंट्स बोस्टेड अ हाई प्राइस टू बुक वैल्यू बिफोर अ recent price discovery auction sent its shares soaring. Here are other companies that have high book values like LSED investment. तो इसमें इन्होंने कुछ कंपनीज के बारे में दिया है, आप इनको और रिसर्च कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई ऑन दिस वेबसाइट screener.in कि इनका करेंट मार्केट प्राइस क्या है एंड इनकी बुक वैल्यू क्या है, ओके। सो नालवा सेल्स इन्वेस्टमेंट, ओके, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, देन वी हैव SIL इन्वेस्टमेंट्स, ओके, then we have this Maharashtra Scooters and then we have one stock Pilani Investment and Industries Corporation. तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका करंट मार्केट प्राइस इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, ओके। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे नालवा सन्स। तो अगर आप इसका डिटेल्स देखो नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट, तो यू सी व्हाट इज़ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज़ 24,542, बट इसका करेंट मार्केट प्राइस अभी काफ़ी कम है, इट इज़ 6278. सो दिस मीन्स कि दिस इज़ अ हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी. बट क्या सिर्फ यही देख के आपको बाई करना चाहिए? सो द आंसर इज़ नो. यू हैव टू सी द फंडामेंटल्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. ओके, सिर्फ ये अंडर वैल्यूड कंसिडर करके यू कांट मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके, सो स्टिल आई वुड अर्ज यू टू गो थ्रू दीज स्टॉक्स एंड इसको आप रिसर्च कर सकते हो. एंड maybe if you find something worthwhile in these stocks, then you can start accumulating in small quantities. Okay, but again, not any recommendation from my side, and I also don't have any investment in these companies. Okay, so what is the key takeaway from this video? So main चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि we should not run after these penny stocks. ठीक है, तो इनमें से पैसा बनाना बहुत एक लक फैक्टर की बात है, जैसा आपने देखा होगा इसमें LSED इन्वेस्टमेंट्स में. एंड 100 में से 99 ऐसे पेनी स्टॉक्स होंगे जो नहीं चलेंगे. ओके, लाइफ टाइम दे विल ट्रेड एट द सेम वैल्यू, वो वहीं पड़े रहेंगे, और अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा. ओके, सो माइट बी एक पेनी स्टॉक चल जाए एंड इट कैन बी अ मल्टी बैगर, बट द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस. सो अगर आपको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है तो आई सजेस्ट कि यू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस. ठीक है, अच्छा एक सॉलिड बिजनेस हो, अच्छे फंडामेंटल्स हों, एंड इफ़ यू आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, इफ़ यू आर ट्रेडिंग लाइक फॉर शॉर्ट टर्म, तो आपको चार्ट्स देखना चाहिए. मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, RSI पे मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो इन सारे पैरामीटर्स पे आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए. एंड यू शुड नॉट रन आफ्टर पेनी स्टॉक्स कि ये 8 रुपये या 9 रुपये में मिल रहा है तो आई कैन गो एंड बाई एंड मे बी इट कैन बिकम अ मल्टी बैगर, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है. जैसा मैंने बोला कि 100 में से 1 या 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो एक टाइम पे पेनी स्टॉक थे बट दे बिकम मल्टी बैगर. ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, एंड समटाइम्स इफ़ यू डोंट हैव द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी प्रिडिक्शंस. So just invest in those companies which have a solid business and strong fundamentals. Okay, and if you want more such interesting updates about stock market, so subscribe to my channel and इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें so that people come to know about this and this interesting news. Okay, and yeah, like करें, share करें, comment करें, subscribe करें of course, and press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, so on that note, I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.